Quinine says ultrasounds is used to produce diagnostic information about internal body structure. Explain how ultrasound waves are detected. क्या आपको नोट्स में लिखवाया गया है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होगी आपके पास. देयर इज अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. Then what happens next? Sound wave causes shape when you provide ultrasound alternating AC supply. There is a crystal called piezoelectric crystal. You provide alternating current to that crystal. So due to that, crystal starts vibrating. पहले क्या होगा, जब आप पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करोगे, क्रिस्टल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट. इट्स शेप चेंजेस. क्रिस्टल की शेप भी चेंज होगी. अगर अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन लिखा हो तब भी आपने यही लिखना है. हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिटेक्टेड तब भी बेटा यही लिखना है कि देयर इज अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होती है व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड. तो फिर इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ क्या होता है. लुक, दिस इज अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. इसके ऊपर आपने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर देना है. जब अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई होएगा, दिस क्रिस्टल स्टार्ट्स टू चेंज इट्स शेप. इस क्रिस्टल की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है. एंड दिस क्रिस्टल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट. इस क्रिस्टल ने वाइब्रेट होना शुरू कर देना है. और ये वाइब्रेट होती है, इतनी वाइब्रेट होती है, मतलब पहले तो सिंपल वाइब्रेशन होती है, फिर क्रिस्टल्स वाइब्रेट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. देन एट द लास्ट यू कैन से कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जिसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया गया, ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग करंट दिस क्रिस्टल स्टार्ट्स टू चेंज इट्स शेप एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. देन क्रिस्टल्स वाइब्रेट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. ये सारी बातें आपको नोट्स में मैंने लिखवाई हुई हैं. क्रिस्टल्स वाइब्रेट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो जाएंगी विच आर डिटेक्टेड, जो बेटा बाद में डिटेक्ट हो जाएंगी. तो यहाँ पे हमें साउंड की डिटेक्शन के 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. मेडिकल फिजिक्स का क्वेश्चन. अब क्योंकि ये लास्ट पोर्शन 6 मैंने आप लोगों को कहा था कि एक के लिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वी आर गोइंग टू मेक प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट दीज जो है ना टॉपिक्स. सो वी इक्वल्स नेक्स्ट देखें. अल्टरनेटिंग करंट भी इसके अंदर आ चुका है. सो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V varies with time t according to V equals V naught sin omega t. The voltage is applied to an ultrasound probe. The root mean square value is 60C. मतलब VRMS is given, that is 66 volt. The frequency of the ultrasound is generated by the probe is, ये frequency भी आपको given है 4.3. ये कैपिटल MH माइक्रो होता है कि मेगा होता है अलीना? अलीना फरूक नोट्स लेने गई थी, अभी तक नहीं आई. मुझे मिले ही नहीं, मेरे पता नहीं कहाँ गए.
अच्छा चलें फिर ढूंढ लीजिएगा। ये जो कैपिटल एम है ये माइक्रो के लिए होता है कि मेगा के लिए होता है कि मिली के लिए होता है? मेगा। मेगा होता है, गुड। तो हमने वी नॉट निकालना है, तो वी आर एम एस का फार्मूला मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट भी सिखाया हुआ है। तो वी आर एम एस इज़ ऑलवेज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट टू। तो हम यहाँ से बेटा वी नॉट निकालेंगे, तो वी नॉट की वैल्यू ही उसने हमसे पूछी है, तो दैट इज़ इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट टू। तो वी आर एम एस ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। वी आर एम एस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 66 है, इंटू अंडर रूट टू। आप इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएं बेटा क्या आता है। कैलकुलेटर यूज़ करें, 66 अंडर रूट टू, तो आपको कैलकुलेटर बेटा यहाँ से आंसर दे देगा 93 वोल्ट। और ये वी नॉट हमने कैलकुलेट कर ली। पार्ट टू में उसने कहा कि आपने ओमेगा कैलकुलेट करके बताना है, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, 2 पाई एफ भी है, तो इट्स वेरी इजी टू गेट द वैल्यू फॉर द ओमेगा। तो बेटा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 4.3। देखें फ्रीक्वेंसी आपके पास है 4.3 मेगा, तो यू कैन राइट दैट इज़ 4.3 इंटू मेगा 10⁻⁶। तो इसकी कैलकुलेशन चलो अलीना निकालो, कैलकुलेटर तो होगा ना। 2 पाई इंटू 4.3 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स को मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? टू 7017696। डेसिमल में बताओ ना बेटा, 2.7। 2.7 into 10 raised to power काउंट कर लो। 7। 7 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा देखो मिल गया। वी नॉट पीक वैल्यू को कहते हैं, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टू होता है ये फार्मूला। अगर करंट होगा तो करंट का फार्मूला भी इसी तरह से होगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आई आर एम एस आ जाए तो याद रखो आई आर एम एस इज़ ऑलवेज इक्वल टू बेटा जी आई नॉट ओवर अंडर रूट टू होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चंस को एग्जामिनर यहाँ पर मिक्सअप कर देता है और इन मेजर टॉपिक्स में से पार्ट्स उठाता जाता है और कहता है कि जी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। अब टेबल है, डिटरमिन द यूनिट फॉर द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज़ अकूस्टिक इम्पीडेंस। स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस की डेफिनेशन क्या होती है ईमान बेटा? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस? इसकी पहले तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ईमान शाहिद, व्हाट इज स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस? अलीना उसको याद नहीं है। ईमान, रानिया, कोई एनीवन? मिनाहल, अकूस्टिक इम्पीडेंस जी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था? क्यों डेंसिटी वाली, डेंसिटी जी बेटा, स्पीड। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। जब ये फार्मूला याद होगा तो फिर आपको डेफिनेशन भी खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो दिस Z इज़ अकूस्टिक, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस। तो Z इक्वल्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि डिफाइन स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस, तो आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड speed of ultrasound in that medium is called specific acoustic impedance। ये फार्मूला है और इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी। इस दफ़ा उसने कहा है कि इसके यूनिट बताओ। तो डेंसिटी का यूनिट हमें पता है किलोग्राम होता है बेटा जी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, के जी पर मीटर क्यूब होता है आपके पास। तो यहाँ पर आप लिख दो -3 इंटू स्पीड। स्पीड का जो यूनिट होता है बेटा जी वो तो होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो अकूस्टिक इम्पीडेंस का यूनिट आ जाएगा दैट वुड बी किलोग्राम मीटर पावर -2 और एस पावर -1। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह उसने छोड़ी हुई है तो यहाँ पर आप लिख दो किलोग्राम मीटर पावर -2 और एस पावर बेटा -1। दिस इज़ योर
स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस का यूनिट है, क्योंकि स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस से 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि इसकी डेफिनेशन बताओ। Z इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम, ये डेफिनेशन हो जाएगी, ये उसका फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले से यूनिट भी आपको बनाना आना चाहिए। और तीसरे नंबर पे वो वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा बेटा स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस की। अब उसने कहा कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, डेंसिटी, तो Z अकूस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो मुझे जो डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडिया। तो Z इज अकूस्टिक इम्पीडेंस किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की। तो हम टेबल को देखेंगे बेटा, टेबल के अंदर सॉफ्ट टिश्यू की अकूस्टिक इम्पीडेंस होगी, ये आपके पास एयर है, ये एयर की डेंसिटी है, ये स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड है, और ये रही सॉफ्ट टिश्यू। तो हमें सॉफ्ट टिश्यू की अकूस्टिक इम्पीडेंस चाहिए, जो ये लिखी हुई है 1.7 इंटू 10⁻6। सॉफ्ट टिश्यू है और एयर का कॉलम बनाया गया है, डेंसिटी बताई गई है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड बताई गई है। एयर में 330 होती है, सॉफ्ट टिश्यू में 1600 होती है, और जो अकूस्टिक इम्पीडेंस है हमारे पास बेटा जी वो 1.7 है। तो अब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर दें। अकूस्टिक इम्पीडेंस हमारे पास 1.7 है, 1.7 इंटू 10 ये 6 लिखा हुआ है ये Z की वैल्यू है अकूस्टिक इम्पीडेंस की, डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम। सॉफ्ट टिश्यू की बात हो रही है तो 1600 हम उठाएंगे, एयर की बात करता तो 330 हमने लिखना था। तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम दैट इज 1600। तो इसका बेटा आंसर बताओ। What is the answer for the density of the soft tissue? तो डेंसिटी स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस के फार्मूले से निकाली जाएगी। तो Z इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम स्पीड ऑफ साउंड इन अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z ओवर C। तो आंसर ईमान बेटा कैलकुलेटर आप बताओ, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती हैं। One zero six two point five. क्या ये आपके पास 1.7 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1600, 1062.5. 106, आगे क्या बोला, 2.5. 2.5। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ पर अगर आप इसको लिख दो तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप लिखें तो आप इसको 1100 भी लिख सकते हो। 1 आगे सारा कुछ 0 कर दो। तो यहाँ पर ये टेबल जो खाली जगह थी इसकी डेंसिटी हमें मिल गई, तो ये 1100 है। इसका मतलब है हमने टेबल भी फिल करना है ना साथ साथ। देखो टेबल 9 कंटेन्स द टिश्यूज़, उसने वैसे बोला नहीं है टेबल फिल करने का, तो लेकिन हमें करना चाहिए टेबल फिल। वैल्यूज़ शोन, कैलकुलेट द डेंसिटी, ये हमारे पास हो गई, डेंसिटी क्लियर हो गई, हमने डेंसिटी निकाल के दे दी। अब पार्ट 3 में वो कह रहा है कि भाई देखो, use data from table 9.1 to explain why ultrasound cannot be used to produce an image inside air filled cavity such as lungs। लंग्स के अंदर जो है ना अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं यूज़ की जा सकती, 2 मार्क्स का है। आपको यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा इंटेंसिटी का। देखो हमारे पास जो इंटेंसिटी का जो कोएफिशिएंट होता है ना अल्फ़ा, वो इक्वल होता है IR ओवर इनिशियल इंटेंसिटी जो आती है, एंड दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है Z1 माइनस जो है ना Z2 ओवर जो है ना आपके पास होता है जी, फार्मूला बेटा लिखवाया था आपको, Z1 प्लस Z2, इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर ले लो। और टेबल से जो है ना हमारे पास वाई अल्ट्रासाउंड, अब ये अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं यूज़ की जा सकती लंग्स के लिए। अगर आप लंग्स को करना चाहते हो चेक, मैंने आपको नोट्स में एक बात लिखवाई थी
कि लंग्स इसलिए यूज़ नहीं की जा सकती अल्ट्रासाउंड लंग्स के लिए। रीज़न ये होती है कि आपका जो लंग्स है उधर से जो इमेज मिलती है वो डिटेल नहीं होती। डॉक्टर जो है ना लंग्स का अल्ट्रासाउंड कभी भी नहीं करता, क्योंकि रीज़न ये है कि इमेज ऑब्टेन्ड बाय अल्ट्रासाउंड ऑफ द लंग्स कंटेन लेस सफिशेंट इंफॉर्मेशन। उसमें जो है ना होता है ना लैक्स सफिशेंट इंफॉर्मेशन। आप उसको अगर वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर कोई डॉक्टर लैक्स जिद करता है कि नहीं लंग्स का जो है ना अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, लैक्स सफिशेंट डिटेल्स, वो जो इमेज होगी ना उसमें डिटेल्स ही नहीं होंगी। आप अगर वहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड का आपको नोट्स में देखें तो एक डिसएडवांटेज बताया था कि डिसएडवांटेज में ये बताया था कि जो एयर फील्ड कैविटी है जैसे कि हमारे लंग्स हैं, इसका कभी भी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आप ये इमेज गेन भी कर लेते हो ना तो दिस इमेज विल लैक सफिशेंट डिटेल्स। डॉक्टर लंग्स के बारे में कुछ बता भी नहीं सकेगा। लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये नहीं लिखना। अब आपको क्योंकि टेबल गिवन है, अगर टेबल ना गिवन होता सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो आप सिर्फ ये लिख सकते थे कि अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट द लंग्स इंफॉर्मेशन बिकॉज द इमेज ऑब्टेन्ड इन दिस वे लैक सफिशेंट डिटेल्स, तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बता सकेगा। लेकिन अब तो हमारे पास क्योंकि बेटा डाटा है और डाटा के अंदर जो है ना अब आप वैल्यूज़ लिखो हमारे पास। हम यहाँ पर एक रिज़ल्ट मैं आपको प्रूफ करके दूंगा इसका। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 1.7 जो पहली अकूस्टिक इम्पीडेंस है, 1.7 इंटू 10⁻6। दूसरी जो आपके पास है वो गिवन है टेबल के अंदर, हमने टेबल के अंदर देखना है, वो है 4.3। ये दो Z की वैल्यूज़ हैं। देखो जब मैंने कहा ना Z1 माइनस Z2, तो इसकी जो है ना ये Z1 कहलाएगी और ये आपके पास जो है ना ये आपके पास जो है ना ये लेट्स सी ये Z1 है और ये Z2 है, सॉफ्ट टिश्यू है और फिर आपके पास वो दोनों हैं। पहले दोनों का डिफरेंस लो 4.3, यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिस इज़ 4.3 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय, फिर यही वैल्यू दोबारा लिखनी है, प्लस कर देना है 1.7 इंटू 10⁻6 इंटू 4.3 इंटू 10⁻²। अलग अलग स्क्वायर लें, आपकी मर्ज़ी, आप इनका स्क्वायर लें और मुझे बताएं कि फ़ाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है। ये मैथमेटिकल प्रूफ है। जब कभी Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपको बोलेगा कि अल्ट्रासाउंड लंग्स के लिए क्यों नहीं यूज़ की जा सकती, कि एक्सप्लेन वाई अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज इनसाइड एन एयर फील्ड कैविटी सच एज अल्ट्रासाउंड, तो फिर आपको ये फार्मूला लगाकर अल्फ़ा इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा और उसका मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। अल्फा इक्वल्स IR/I0 इक्वल Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप बेटा कैलकुलेटर पे डालें और मुझे बताएं कि इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की क्या वैल्यू आ रही है। ईमान, ये 4.3 लिखा है। जी जी 4.3 इंटू 10⁻², ऊपर वाली वैल्यू ही नीचे मैंने लिखी है बेटा, 4.3 इंटू 10⁻² और नीचे वही वाली वैल्यू प्लस कर दी है क्योंकि फार्मूला है ना Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। इस सबका पे होल स्क्वायर है। फिर इन सब का आपने बेटा होल स्क्वायर लेना है। 0.99 आ रहा है। हाँ 0.99 आएगा, दैट इज़ आलमोस्ट इक्वल टू 1। अब एक चीज़ याद रखो, अगर अल्फ़ा जो कि IR इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड, मतलब ये जो है ना, अब यहाँ पर देखो ये इंसिडेंट इंटेंसिटी है जो कि फॉल करती है। अब यहाँ पर देखो ये हमारी जो है ना ये स्किन है,
ये वो पेट है, इस पेट के अंदर जो है ना ओ लेवल में अलीना कहती थी कि जो है ना यहाँ पर जो है ना ये हमारा जो है ना ये इसका जो है ना इंसान का बच्चा माँ के पेट में होता है। अब अल्ट्रासाउंड जो है ना इसके ऊपर जो है ना ये हम फेंकेंगे। अब अल्ट्रासाउंड इसके ऊपर ऐसे फॉल करेंगी ट्रांसड्यूसर के थ्रू। अब अल्ट्रासाउंड वो एक ऐसा माउस होता है, जो लेडी डॉक्टर होती है ना या डॉक्टर के पास अगर जाओ तो ये एक माउस होता है जो कि वो स्किन के ऊपर जो है ना चलाता है। और ये माउस जो होता है ना बेटा, ये एक तार के थ्रू आपका जो है ना वो CRO एक मॉनिटर होता है जिसके ऊपर वो सारी मूवमेंट इस बेबी की चेक कर रहा होता है। बेबी के लिए प्री अच्छा देखो, ये अल्ट्रासाउंड फेमस हो गई हैं प्री नेटल स्कैनिंग के लिए। प्री नेटल स्कैनिंग कहते हैं कि जो बेबी होता है ना, जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तो इस बेबी की जो हेल्थ होती है ना वो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा टारगेट होती है। तो वो ये साइंस यूज़ करती है डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड इस पे फॉल कराती है। अब मसला ये है बेटा, अल्ट्रासाउंड का सिर्फ ये मकसद नहीं है। अल्ट्रासाउंड का मकसद है कि हमारे बॉडी पेट के अंदर इनसाइड द एब्डोमेन के हमारा जो वहाँ पर तो हमारे किडनी भी तो हैं। तो बेटा जी किसी के किडनी में कोई मसला है वो अल्ट्रासाउंड करा सकता है। हमारे पेट में दर्द है, कोई अंदर कुछ देखना है, आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि प्री नेटल स्कैनिंग गॉट इम्पोर्टेंस ड्यू टू क्योंकि इट्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हमारी ज़िंदगी का मसला होता है। क्योंकि हम अल्लाह ताला ने जो प्रोसीजर बनाया, हमें अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहना था। तो ये निज़ाम फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी हेल्थ को आपने स्टडी करना है। अब देखो, इस स्किन के ऊपर ना जब तक आप जेल नहीं लगाओगे ना ये अल्ट्रासाउंड अंदर जाएंगी नहीं। अब यहाँ पर आपको हमारी जो स्किन है ना, इस स्किन की इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दीज अल्ट्रासाउंड कैन नॉट ट्रांसमिट टू दिस बेबी बॉडी ऑर्गन। अब क्या करते थे, अब जब ये सीन हुआ ना, अब देखो ना वो जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी वो इस फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल वाली, कि वो जेल नहीं लगाई थी उसने। ये माउस है ना, ये ट्रांसड्यूसर इसको कहते हैं। अब आपने इसको याद रखना है, जो डॉक्टर के पास होता है ना वो माउस होता है जिसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं फिज़िक्स में। इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू अल्ट्रासाउंड ने अंदर जाना था। अब इस स्किन की, ह्यूमन स्किन की इम्पीडेंस इतनी ज़्यादा है, रफनेस इतनी ज़्यादा है कि ये बेटा अल्ट्रासाउंड अंदर नहीं जा सकती। तो फिर क्या होगा, ये होगा IR/I0। लुक, अब आप कहेंगे सर अगर IR ओवर इंसिडेंट इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू 1 है तो आपका जो IR है वो तो I0 के इक्वल हो जाएगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब रिफ्लेक्ट टोटल इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड इज इक्वल टू टोटल रिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब तो ये तो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अंदर तो कुछ जाएगा ही नहीं। देखो, अगर वो कहता कि भाई ये क्या मसला है, आपकी ये अल्ट्रासाउंड किसी चीज़ के लिए यूज़ क्यों नहीं हो रही, तो आपने पहला क्वेश्चन ये करना है कि सर यहाँ पर इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को चेक किया जाता है। अगर आपकी रेशो अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू IR/I0, उसका आंसर 0.99 जो कि ऑलमोस्ट अगर 1 आ जाए तो टोटल रिफ्लेक्शन हैपन्स। तो हम फिज़िक्स के हमने क्योंकि बायो ज़्यादा नहीं पढ़नी, टोटल रिफ्लेक्शन अक्कर। तो आपने कहना है भाई जी आपकी सारी की सारी, वो जो डॉक्टर गेम खेल रहा था ना वो लैब अटेंडेंट रेडियोलॉजिस्ट, वो माउस मेरे पेट पे घुमाने लग गया। मैंने कहा भाई अल्ट्रासाउंड अंदर नहीं जा रही। कहते हैं आपको हो सॉरी आपको कैसे पता सर अंदर नहीं जा रही। मैंने कहा मुझे बता रही हैं मैं अंदर नहीं जा रही हैं, आप जब तक जेल नहीं लगाओगे। मैंने कहा सर जी अंदर कैसे जाएंगी। कहते हैं आपको कैसे पता कि जेल लगानी पड़ती है। मैंने कहा वो मैं बात की स्टोरी सुनाऊंगा, पहले आप इसमें जेल लगाओ। तो आप भी एक चीज़ याद रख लो, अल्ट्रासाउंड ह्यूमन स्किन को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाती है जब तक आप जेल नहीं लगाओगे। तो अब आपने लिखना है नो ट्रांसमिशन। मतलब अगर
आई मैथमेटिकली अगर बेटा ये प्रूफ कर दो आप लोग, आई आर इज इक्वल टू आई नॉट, इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, इंसिडेंट वेव्स इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव्स, तो भाई इसका मतलब तो ये है जितनी माउस के थ्रू सारी स्किन पे पड़ी वो सारी बाहर जा रही हैं, बॉडी के अंदर कोई भी नहीं जा रही, नो ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी। इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि भाई उसने कहा कि मैथमेटिकली जब आप ये प्रूफ करोगे ना कि अल्ट्रासाउंड वाई अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज इनसाइड एन एयर फिल्ड कैविटी सच एज द लंग्स। अब लंग्स के अंदर जो है ना ये रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब आपके पास टेबल होगा, टेबल में Z1 Z2 की वैल्यूज़ होंगी, फिर 2 नंबर बेटा जी आपको इस चीज़ के मिलेंगे। आप वो नहीं लिख सकते जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है। नोट्स में तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बेटा लिखी हुई हैं, रिमेंबर मैंने तो आपको ये दोनों चीज़ें सिखाई हैं। अगर Z की वैल्यूज़ नहीं होंगी तो फिर सिर्फ इतना लिख देना कि अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इमेज ऑब्टेन्ड थ्रू द अल्ट्रासाउंड फॉर द लंग्स लैक सफिशेंट डिटेल्स। यहाँ पर सफिशेंट डिटेल्स नहीं होंगी तो डॉक्टर जो है ना लंग्स के बारे में कुछ डिसीजन नहीं कर सकता, तो वो लंग्स के लिए जो है ना सीटी स्कैन करवाए, दूसरे जो भी काम करवाना चाहता है, और बहुत सारे जो है ना उसके पास जो है ना वो स्कैनर हैं, वो वाले स्कैनर यूज़ कर सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ कर सकता। इससे बेटा आप अल्ट्रासाउंड का डिसएडवांटेज समझो या जो भी समझना है, लेकिन इसके आंसर 2 हैं। जब ये 2 मार्क का आएगा और Z1 और Z2 की वैल्यूज़ होंगी तो फिर आपको बेटा मैथमेटिकल आंसर देना पड़ेगा। जब आप ये मैथमेटिकल प्रूफ कर दोगे कि इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट, इट मीन कि देयर इज टोटल रिफ्लेक्शन, सारी अल्ट्रासाउंड बाहर जा रही हैं, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। और जब अंदर जाएंगी तो उससे जो है ना बेटा जी कपलिंग मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसे जब गेम से होश आया था तो मैंने कहा था सर आपने इसमें जेल ही नहीं लगाई, तो एक जेल होती है, वो जेल जब लगती है ना बेटा जी तो फिर आपका क्या होता है, ये आपकी इम्पीडेंस ख़त्म हो जाती है और अल्ट्रासाउंड फिर आगे ट्रांसमिट होती हैं, फिर वो बॉडी तक जाएंगी, फिर रिफ्लेक्शन के लॉस के अकॉर्डिंग प्रोब तक। ये जो ट्रांसड्यूसर प्रोब है, ये अल्ट्रासाउंड इसे प्रोब भी कहते हैं। मतलब आपने कहना है कि प्रोब वो माउस है जो लेडी डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो हमारी स्किन पे पेट पे फेर रही होती है। आपको फिज़िक्स के स्टूडेंट के तौर पर आइडिया होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर प्रोब आर द अल्ट्रासाउंड प्रोब, अल्ट्रासाउंड्स आर being transmitted to this organ and approaching this organ and then they will be reflected back तो फिर यहाँ पर CRO पे आपको स्क्रीन पे सब कुछ नज़र आएगा। यू विल बी ऑब्जर्विंग, डॉक्टर विल बी ऑब्जर्विंग एवरीथिंग ऑन द CRO मशीन। तो यहाँ पर ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन था। इसमें अल्ट्रासाउंड मेडिकल फिजिक्स भी उस बंदे ने घुसाड़ दी, अल्टरनेटिंग करंट का भी क्वेश्चन बेटा जी ये ऐड कर दिया गया। तो देखो मैंने आपको कहा था कि फॉर ए स्टार हमारे ये जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं हमने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें मेडिकल फ़िज़िक्स है, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, एस्ट्रोलॉजी है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड वेव्स की डिटेक्शन का क्वेश्चन बेटा, जब AC पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे फॉल करता है, पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अपनी शेप चेंज करती है और फिर वाइब्रेट करती है, फिर ये वाइब्रेशन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है, मतलब वो इतनी वाइब्रेट करती है कि उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की और रेजोनेंस का फिनोमिना आपने बेटा माइक्रोवेव ओवन्स में भी पढ़ा हुआ है कि देखो आप जब पिज़्ज़ा माइक्रोवेव ओवन में प्लेस करते हो तो पिज़्ज़ा गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा में फूड में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये वाटर पार्टिकल है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर आप माइक्रोवेव से माइक्रोवेव्स फेंकते हो, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है ना फिर रेजोनेंस होती है। ये रेजोनेंस की भी बेटा डेफिनेशन आपकी आती है SHM के वाले चैप्टर के अंदर। रेजोनेंस इज द फिनोमिना व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग
तो दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, और इसके नतीजे में बेटा एम्पलीट्यूड बिकम्स एक्सपोनेंशियली लार्ज। वो टैकोमा ब्रिज थी अमेरिका के अंदर, वो टूट गई थी जब उसके ऊपर आर्मी वाले 200 लोग 50 लोग लेफ़्ट राइट चल के उसने मार्च किया था ना। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जा रही थी, ट्रैफिक, वो गाड़ियाँ तो बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं बेटा, ट्रॉलर से बड़ी बड़ी गाड़ियों से ब्रिज नहीं टूटी थी, लेकिन वो जो 50 आदमी आए थे जिन्होंने लेफ़्ट राइट बेटा बोला था और कदम जो है ना चलाए थे, ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और उन आर्मी वाले जो मार्चिंग स्टेप्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैच कर गई थी और रेजोनेंस हो गई थी। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जब एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो रेजोनेंस होती है, फिर एक सुपर पावर जनरेट होती है, उस चीज़ का एम्पलीट्यूड हमारी सोच से भी ज़्यादा हो जाता है, और वो ब्रिज कोलैप्स कर गया था। तो टैकोमा ब्रिज एक फेमस इंसिडेंट है जो कि रेजोनेंस का डिसएडवांटेज, पहले तो इन इंजीनियर सर पकड़ के बैठ गए थे, उन्होंने कहा था कि हमने इतनी सेफ्टी की, आज ब्रिज नहीं टूटा, लेकिन ये क्या हुआ है। तो फिर उन्हें जब ये रेजोनेंस का फिनोमिना समझ आया तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक फैक्ट है और रेजोनेंस का एडवांटेज माइक्रोवेव ओवन है, जिसमें हम खाना, वाटर मॉलिक्यूल्स और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना पागल हो जाते हैं, वो अंदर ही पिज़्ज़ा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे पिज़्ज़ा आपका जो है ना वो हीट अप हो जाता है, हम कहते हैं हमारा जो फूड है वो गर्म हो गया है। सो दिस वाज आरएमएस बेटा, ये वाली चीज़ें, हमारा पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। क्योंकि अब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन, ये 6 चैप्टर्स आप लोगों के बेटा जी बहुत पक्के कराने हैं। अब बेटा जी इसमें आ जाओ। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स डिफरेंट स्टार्स, देखें नोट्स कर लें, ये एस्ट्रोलॉजी के नोट्स हैं। मिनाहिल आपके पास नोट्स नहीं है, लेकिन आप देखते जाएं, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपका क्लियर हो जाए। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स डिफरेंट स्टार्स फ्रॉम अर्थ, हम अर्थ पे खड़े होकर बेटा जी बहुत सारे स्टार्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ज़मीन है, हमारा घर है, और हम देखते हैं कि जी ये स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, रात को हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, स्टार्स नज़र आते हैं। गिव टू रीजंस, अब पहला क्वेश्चन समझो। गिव टू रीजंस वाई सम स्टार्स अपीयर ब्राइटर दैन अदर्स। अब कुछ स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना ब्राइटर नज़र आते हैं बाकियों के मुकाबले में। अब उसकी रीज़न क्या होती है, आपने कहना है, देखें जो ब्राइटर स्टार होता है ना वो पास होता है, हमें वो पास नज़र आता है, मतलब जो स्टार, ये रीज़न लिख लो, जो स्टार आपको ब्राइटर नज़र आते हैं तो यू कैन से कि ब्राइटर स्टार could be closer, to अर्थ। जो स्टार हमें ब्राइटर नज़र आता है ना, रात को छत पे आप स्टार्स तारे गिना करो, जो स्टार आपको बेटा जी ब्राइटर नज़र आएगा तो आपने कहना है कि सर ये ब्राइटर इसलिए नज़र आता है कि ये हमारी अर्थ के पास है। हमारा स्टार जो हमारे सबसे क्लोज्ड है वो सन है, और उसके पास जो दूसरा है नेबर, उसका क्या नाम था अलीना, या कोई और बताएं, सन के अलावा हमारा नेबर स्टार और कौन है। ईमान, कोई बताओ, सन के अलावा हमारा नेबरिंग स्टार और कौन है जिसके लिए मैंने लाइट ईयर आपको सिखाया था। बता दें। कोई सारे चुप करके बैठे हो, मैं देखो ये चीज़ें बेटा साथ याद होनी चाहिए। उसका नाम था प्रोक्सीमा सेंटोरी, प्रोक्सीमा सेंटोरी। बेटा ये लेटेस्ट सिलेबस है, ये तो आना ही आना है ना, ये जो आपके जो 9 मार्क्स 10 मार्क्स हैं ना, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है, जो हमें डेली रोशनी देता है, और उसके अलावा जो हमारा क्लोजेस्ट सेकंड नेबर है वो प्रोक्सीमा सेंटोरी है। और जो स्टार, उसने कहा गिव टू रीजंस वाई सम स्टार्स अपेयर ब्राइटर देन अदर,
जो स्टार आपने कहना है ब्राइटर होगा वो हमारी अर्थ के पास होगा। एक रीज़न बेटा ये लिख लो। नंबर 2, जो ब्राइटर स्टार होता है ना उसकी ल्यूमिनोसिटी ज़्यादा होती है। ल्यूमिनोसिटी भी याद रखो, मैंने आपको बताया था, इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ स्टार। अब ये स्टार है बेटा, इसमें से EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, इनकी जो टोटल पावर होती है उसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। तो यू कैन सिंपली से कि जो दूसरी रीज़न ये बता दो कि जो ब्राइटर स्टार होता है, brighter star could have a greater luminosity, could have a greater luminosity। luminosity का मतलब होता है उसमें से EMR बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। A star could be a brighter star if it is closer to earth। जो हमारी अर्थ के पास होगा हमें वही चमकता हुआ तारा नज़र आएगा। और ब्राइटर स्टार could have a greater luminosity। luminosity is the measurement of the total electromagnetic radiations emitted by a star। एक स्टार जितनी electromagnetic radiations इमिट कर रहा होता है उन तमाम electromagnetic radiations की जो पावर होती है उसे luminosity कहते हैं। अब बताओ दूसरा, व्हाट इज मेंट बाय अ स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल क्या होता है? ये नोट्स खुले हुए हैं तो फिर बेटा देख के बता दो रानिया अहमद। स्टैंडर्ड कैंडल बेटा क्या होता है कि दूर आसमान में, स्पेस में एक स्टेलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी ल्यूमिनोसिटी का साइंटिस्ट को पता है और जिसका डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो यू कैन से एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन याद कर लो कि जो आपका बेटा जी एन एस्ट्रोनॉमिकल, स्टार ही होता है, जी बेटा ये स्टार ही होता है। हाँ हाँ, ये स्टेलर, इसको कहते हैं स्टेलर क्लास, मतलब रिलेटेड टू स्टार। एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लिख दो। एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, देखो हमारे पास बहुत सारे जो है ना एक एस्टेरॉइड्स होते हैं स्पेस फिजिक्स के अंदर, जो है ना देखें रॉक एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स के बाद मेटेरॉइड्स होते हैं। मेटेरॉइड्स के बाद जो है ना कॉमेट्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स भी हैं, मेटेरॉइड्स भी हैं। आप रात को छत पे चले जाना तो स्टार देखना, जब जो 14वीं रात पास होती है, रात क्लियर होती है, तो एक तारा टूटता हुआ भागता हुआ तुम्हें नज़र आएगा। कहेंगे जी टूटते तारे को देखकर दुआ मांगो। इंडियंस कहते हैं कि आपकी दुआ कबूल होगी। वो कबूल होगी नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऊपर आपको गैलेक्सीज में अगर ये भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप वैसे छत पे सोते ही नहीं, आजकल कौन, हर कोई अपने कमरों में होता है, लेकिन खुली छतों के ऊपर जाकर या आप रात को अगर आसमान को स्टडी करो ना तो तुम्हें एक और ही दुनिया नज़र आएगी कि इधर भी कुछ हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कैंडल को देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ नोन ल्यूमिनोसिटी। हमने उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसकी ल्यूमिनोसिटी का साइंटिस्ट को पता है और वो उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस इतना लिख दो, एक नंबर का है। अब ये इसको रट्टा मार लो कि स्टैंडर्ड कैंडल क्या होता है। एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ नोन ल्यूमिनोसिटी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कैंडल। कोई स्टार हमें ब्राइटर क्यों नज़र आता है सर? वो हमारी अर्थ के पास हो सकता है। दूसरी रीज़न सर, इट कुड हैव अ ग्रेटर ल्यूमिनोसिटी। ज़ाहिर बात है जिस स्टार से ज़्यादा EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होंगी दैट स्टार कुड बी ब्राइटर वन। ज़ाहिर बात है उस पर अंधेरा थोड़ी होगा, वो तो ज़्यादा रोशन हमें नज़र आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में दो बातें आप सीख लो, ब्राइटर स्टार क्यों होता है और स्टैंडर्ड कैंडल क्यों होता है। अब जो नोट्स लिखवाए हुए हैं बेटा जी उनको यूज़ करते हुए हम ये वाला करेंगे क्वेश्चन। ये लेटेस्ट फेब मार्च वाले जो रिलीज पेपर्स हैं ना बेटा जी, मैं पहले वो सॉल्व कराऊंगा और फिर ऐसे नीचे उतरता आऊँगा। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि हमें जो है ना ये 6 चैप्टर्स, एस्ट्रोनॉमी वाला चैप्टर हमारा, मेडिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स बेटा जी आपकी जो है ना आपकी क्वांटम फिज़िक्स हो गई, प्लस जो है ना अल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटेंस से ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में ही आप लोगों का A स्टार छुपा हुआ है।
ये जो है ना मेरे साथ बेटा जी कर लो, क्योंकि इसी रमज़ान में ही मैं P4 इंशाल्लाह आप लोगों का 100% फिंगर टिप्स पे करा दूंगा, और फिर मैं P5 को पकड़ लूँगा या P1 को, जो आप लोगों को वीक लगेगा वो हमने करना है। फिज़िक्स बेटा डबल क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसको इतना इजी ना लो। P4 में ही आधी दुनिया बेचारी जो है ना डाउन हुई पड़ी होती है और रो रही होती है कि रिज़ल्ट हमारा उसमें डाउन चला गया। सो एनीवे, हमने क्या करना है बेटा जी, स्पीड बतानी है। अब कौन बताएगा? A spectral line from a star with a galaxy is observed to have a wavelength is 660.9 nanometer. The same spectral line measured in the laboratory as measured या observed to have a wavelength of 656.3 nanometer show that the speed of the star relative to the earth is इतनी। कौन सा फार्मूला लगेगा आपके ख्याल में? स्पीड के लिए मैंने कौन सा फार्मूला बताया था? व्हाट डू यू थिंक? इशारा देता हूँ, ये कोई शिफ्ट है, ये कोई शिफ्ट है, शिफ्ट का नाम है। अलीना, रानिया, ईमान बेटा। मेरे सामने ना नोट्स नहीं पड़े हुए। चलो ईमान बताओ बेटा, ईमान के तो माइंड में, ईमान ने तो याद कर लिया तो ईमान को तो पता होगा यार, ईमान नहीं को सर, नोट्स मेरे पास भी नहीं है अभी। तो आप लोगों को तो बेटा याद थे। अब ये देखो सर ना, दुआ मांगे मेरे मिल जाए, पता नहीं कहाँ गए। मैं बेटा अभी 1 मिनट वजू करके जो ना नमाज पहले तो मैं चाहता हूँ मस्जिद में तुम्हारी दुआ मांग तो मिल जाए। तो पहले वो बताओ, सुबह जो दुआ मंगवाई थी तुम्हारा वो पेंसिल बॉक्स मिला स्कूल से? वो मैं थक गई थी, अब मैं कल जाऊंगी स्कूल लेने। अच्छा देखो, यहाँ पर होता है रेड शिफ्ट, ये रेड शिफ्ट देखो, वहाँ पर डॉपलर्स के मैंने आपको बेटा इट मीन्स कि आप लोगों को अभी आपने नोट्स याद ही नहीं किए ना बेटा, अभी आप सीरियस ही नहीं हुए। एग्ज़ाम सर हैं, 1 महीने के बाद बेटा आप लोगों के CIs एग्ज़ाम्स हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि आप सब ने ये मेडिकल फ़िज़िक्स को या स्पेस फ़िज़िक्स जो मैंने आपको इतने डिटेल में नोट्स बनवाए थे आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अभी नहीं किए तो अपना मुहासरा ख़ुद कर लो और इनको अच्छी तरह से ये चीज़ें याद करें, क्योंकि ये यहाँ पर ही आप लोगों का बेटा जी ये स्टार है, आपको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो रेड शिफ्ट का फार्मूला मैंने आपको बेटा लिखा था, डेल्टा लैम्डा ओवर ओरिजिनल लैम्डा इज़ इक्वल टू डेल्टा फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, इज़ इक्वल टू V ओवर C होता है। असल फार्मूला होता है बेटा ये, डेल्टा लैम्डा ओवर एक्चुअल लैम्डा इज़ इक्वल टू डेल्टा फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू V ओवर C। ये साइन रूल की तरह एक बड़ी इक्वेशन है। हम ज़रूरत के मुताबिक दो पेयर पकड़ लेंगे, जैसे लॉ ऑफ साइन होता था A ओवर साइन B इज़ इक्वल टू B ओवर साइन B विच इज़ इक्वल टू C ओवर साइन C। अब यहाँ पर लैम्डा का बेटा जी डिफरेंस आपने बताना है कि जी हमारे पास ये देखो, लैम्डा था पहले 660.9, तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा लिखो, आप लिखोगे बेटा 660.9 माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, सब कुछ नैनोमीटर में है तो बेशक जो है ना चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 656.3 डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू जो कि छोटी वैल्यू है 656.3 इज़ इक्वल टू V हमने निकालना है, और C स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबको पता है 3.0 इंटू 10⁻⁸। तो ये रेड शिफ्ट का फार्मूला लग गया बेटा। इसमें से बताओ मुझे V की वैल्यू कैसे आएगी और कितनी आएगी, ये आनी चाहिए, कितनी क्या आएगी ये प्रूफ करनी है। कैलकुलेशन करो, 660.9 माइनस 656.3 ओवर 656.3, जो आंसर आए उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या हमारी V, ये जो स्पीड है रिलेटिव टू द अर्थ स्टार की, जो स्टार हमसे दूर जा रहा है उसकी स्पीड क्या आ रही है कैलकुलेशन से 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मैंने एज इट इज़ आंसर लिख दिया क्योंकि हमने यही चीज़ बेटा शो करनी है। कल वाली क्लास में मेडिकल फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और जिसको याद नहीं होगा उसको डांट पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सीरियस हो जाओ क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है बेटा जी।
मैथ्स के आपके 4 कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं और साथ फिज़िक्स के 5 कंपोनेंट हैं, तो इसलिए अभी कोई टाइम नहीं है, अभी से सीरियस हो जाओ। ये P4 मैं आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे करा दूंगा। बाकी पेपर फिर आप इसको सुकून से हफ्ते में एक पेपर करते रहो ना घर में। मैं था उस दौरान P1 P2 या फिर P5 का कोई एक कंपोनेंट दूसरा ख़त्म करा चुका होऊंगा। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में आके इंशाल्लाह जो है ना कर लोगे। बताओ आगे स्पीड बेटा यही है। ईमान कैलकुलेटर है ना बेटा आपके पास? जी एक सेकेंड। जी बेटा। चलो ईमान को कैलकुलेशन करने दो, आप अगले पे आ जाओ। ये कैलकुलेशन तो यही ही आएगी क्योंकि इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो ये आप इसको बेशक वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अगला देखें, जी कैलकुलेट द यही आ रही है। डिस। ओके गुड, हो गया, शो हो गई। अब नेक्स्ट देखें बेटा, गौर से देखें। कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द स्टार, द हबल्स कांस्टेंट इज इतना। अब हबल्स कांस्टेंट बेटा जी आपके पास है इतना। अब मुझे बताओ हब्बल्स लॉ क्या था? 3 लॉ भी मैंने सिखाए थे आपको। एक था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक था जो है ना वो लंगड़ा पैरालाइज जो कुर्सी पे बैठ के गर्दन घुमाता है, क्या नाम है उसका अलीना? वो पैरालाइज साइंटिस्ट जो स्टेज पे चेयर पे बैठा होता है, गर्दन साइड पे की होती है। स्टीफन हॉकिंग। हाँ जी, तो यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन है, बस उसको याद रखना। जब भी स्पेस फिजिक्स में आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भूल जाए, उसको याद करना, स्टीफन हॉकिंग को। तो जैसे ही स्टीफन हॉकिंग आपके माइंड में आएगा, स्टीफन याद आएगा, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको याद आ जाना है। इधर स्टीफन हॉकिंग नहीं है, इधर स्टीफन बोल्ट्जमैन है, उसकी फुप्पी का बेटा समझ लो। ये डिफरेंट बंदा है, लेकिन इसको याद करने के लिए अगर स्पेस फिजिक्स में तुम्हें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भूल जाए तो स्टीफन हॉकिंग को माइंड में लाना। स्टीफन माइंड में आया ना तो बोल्ट्जमैन लॉ खुद ब खुद आ जाएगा। तीसरा हबल्स लॉ है। हबल्स लॉ कहता है कि v इज इक्वल टू रिसेशन वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी। हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर एच नॉट। तो बेटा v अभी निकाला है हमने, ये है 2.1 इंटू 10⁻⁶ ओवर हबल्स कांस्टेंट गिवन है बेटा जी 2.3 इंटू 10⁻⁻18। डिवाइड करो और बेटा आंसर बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस? हबल्स लॉ भी यहाँ से याद हो जाए, रेड शिफ्ट भी याद हो गया। 2.1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 10⁻⁻18। 9.13 into 10 power 13. 10 पावर 13. बेटा -18 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। पावर तो ये आपकी 23 तक जानी चाहिए, आप कैसे कह रहे हो 13 है? ये 18 ऊपर जाकर ऐड होगा तो ये तो तकरीबन 23 के पास पास पावर होनी चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई करो। ये तो सामने से नज़र आ रहा है कि जी ये हमारा So 13 ही आ रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप पहले 2.1 को 2.3 से डिवाइड करो। 0.913। तो आगे 10 की पावर 24 होगी ना बेटा? क्या हो गया मान? मैथ मुझे नज़र आ रहा है।
13 तो किसी क्या, ये 8 नहीं है, ये 18 है। ये देखो, वो मैं 8 कर रही थी। आप 8 कर रहे हो ना, इसलिए 13 आ रहा है। तो ये बेटा ये आंसर आपका डिस्टेंस आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द यूनिवर्स अबाउट दिस चेंज इन द ऑब्जर्व्ड। बिग बैंग थ्योरी क्या है? गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। पहली पॉइंट तो आपने ये देखना है, हबल्स लॉ ने भी यही बोला था कि जो जो गैलेक्सी है ये हमसे बहुत दूर जा रही है। गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, पहली बात। गैलेक्सी अर्थ से बहुत दूर जा रही है। ओके, वेवलेंथ जो है ना, दूर जाते वक्त डॉपलर इफेक्ट होता है, वेवलेंथ हैज़ इंक्रीज्ड। आपने डॉपलर इफेक्ट को याद रखना है। जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हो, ट्रेन आपसे दूर जा रही होती है तो आवाज़ आपको कम सुनाई देती है, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ हैज़ इंक्रीज्ड। वेवलेंथ, इस यूनिवर्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन करे ना तो आपने कहना है क्या है यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग कहता है बेटा जी, बिग बैंग कहता है कि साइज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, दिस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। और यही प्रूफ एविडेंस हबल्स ने दे दी थी। हबल्स ने कहा था कि गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, वेवलेंथ हैज़ इंक्रीज्ड। बिल्कुल वेवलेंथ इंक्रीज्ड हो चुकी है। लाइट इज रेड शिफ्टेड, तो यहाँ पर आप लिख दो लाइट इज रेड शिफ्टेड। लाइट आपकी रेड शिफ्टेड हो चुकी है। और डॉपलर्स का रेड शिफ्ट भी यही कहता है कि स्टार इज मूविंग अवे। देखो, स्टार जो होता है वो अकेला नहीं होता, स्टार का ग्रुप होता है। जो ग्रुप ऑफ स्टार जिस चीज़ में होते हैं ना, उस पूरी की पूरी चीज़ को हम गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के अंदर समझो 10⁻11 स्टार्स हैं। 10⁻11 स्टार इज इक्वल टू 1 गैलेक्सी। और जो 10⁻11 गैलेक्सीज है ना बेटा, वो 1 यूनिवर्स होती है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी, यूनिवर्स कितनी बड़ी है।